और आज मैं आपके लिए 2006 में रिलीज हुई अपनी दो फेवरेट एक्टर ह्यू जैकमैन और क्रिश्चियन बेल की साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द प्रेस्टीज लेकर आया हूँ, जिसे क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट किया था, जो कि 1995 में क्रिस्टोफर प्रीस्ट द्वारा पब्लिश हुए सेम नाम से आए नॉवेल पर आधारित थी। क्रिस्टोफर नॉलन एक ऐसा डायरेक्टर, एक ऐसा राइटर है जिसकी फिल्में अपने आप में एक पहेली होती हैं और हमारे सामने काफ़ी सारे सवाल छोड़ जाती हैं, जैसे मोमेंटो, इंसोम्निया, इंसेप्शन, बैटमैन बिगिंस ट्रिलॉगी और इंटरस्टेलर उनमें से एक थी। अब अगर इस स्टोरी की बात करें तो इसमें दो मैजिशियंस दोस्तों की कहानी बताई गई है, जो एक इंसिडेंट के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और हमेशा एक दूसरे से बेहतर बनने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। पर उनकी ये दुश्मनी उन्हें एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ से पीछे मुड़ना नामुमकिन हो जाता है और आखिर इन्हें अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसा कि इस फिल्म की टैगलाइन में कहा गया है कि किसी भी जादू के खेल में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है द प्लेज, जिसमें जादूगर कुछ आम सी चीज़ दिखाता है, जैसे कि कोई चिड़िया या कोई कार्ड। दूसरा भाग कहलाता है द टर्न, जिसमें जादूगर उस चीज़, उस ऑब्जेक्ट को गायब कर देता है। और तीसरा पार्ट होता है द प्रेस्टीज, जिसमें वो उस चीज़ को वापस ले आता है। और ऐसे ही हमारे दोनों कैरेक्टर एक ट्विस्ट के साथ मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। अब वो कैसे होता है ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। अगर बात करें क्रिटिक्स की तो इस मूवी को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और इसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी, जिसकी वजह से इसे IMDb पे 8.5 आउट ऑफ 10, रॉटेन टोमेटोज पे 76% और मेटाक्रिटिक पे 66% की रेटिंग मिली थी। और इसकी ट्विस्टेड एंडिंग हमें सर खुजाने पे मजबूर कर देती है कि आखिर ये सब था क्या, और क्या जो हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है वो सब सच था या हमसे कुछ छिपाया गया था जिसे हम सुलझा नहीं पाए। अब इस फिल्म में हमें 3 टाइमलाइन देखने को मिलती हैं, एक प्रेजेंट में और 2 पास्ट की, जिसमें से एक टाइमलाइन बॉर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और दूसरी एंजियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सब टाइमलाइंस फिल्म में एक साथ चलती हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक जंगल में काफ़ी सारे हैट्स पड़े होते हैं और पीछे से बॉर्डन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है कि क्या हम ध्यान से देख रहे हैं। अब इसके बाद जॉन कटर एक लड़की को मैजिक ट्रिक दिखा के मैजिक के 3 बेसिक रूल्स बताता है। और एक ट्रायल के दौरान हम देखते हैं कि एल्फ्रेड बॉर्डन को रॉबर्ट एंजियर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि उसकी मौत के वक्त बॉर्डन को उसके पास पाया गया था। दरअसल दोनों मैजिशियंस एक दूसरे के राइवल्स होते हैं और बॉर्डन उस वक्त ये देखने के लिए आया था कि एंजियर अपनी द रियल ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक कैसे परफॉर्म करता है। पर ट्रिक के दौरान एंजियर एक टैंक में गिरकर डूबने से मर जाता है, जिसका इल्ज़ाम बॉर्डन पे आ जाता है। अब ट्रायल के बाद एक वकील ओवेंस जेल में बॉर्डन से मिलने आता है, जो एक कलेक्टर लॉर्ड कैडलो के लिए काम करता था, जो उसके मैजिक सीक्रेट्स खरीदना चाहता था, स्पेशली वो फेमस ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक। पर बॉर्डन उसे अपनी वो ट्रिक बेचने से मना कर देता है, जिस पे ओवेंस उसे उसकी बेटी का हवाला देता है और एंजियर की डायरी देता है, जो पहले से ही उसने खरीद ली थी, जिसमें एंजियर के सारे राज थे। तो बॉर्डन सोचने पे मजबूर हो जाता है और एंजियर की डायरी पढ़ता है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक में कहानी एंजियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है और हम देखते हैं एंजियर एक मशीन के सिलसिले में निकोला टेस्ला से मिलने कोलोराडो स्प्रिंग आता है, पर वहाँ टेस्ला का असिस्टेंट एली उसे दरवाजे से ही वापस भेज देता है। पर एंजियर उसे कहता है कि वो पास ही के एक होटल में रुका है। फिर वापस होटल में आकर वो बॉर्डन से चुराई हुई डायरी को डिकोड करने की कोशिश करता है। अब यहाँ स्टोरी बॉर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है और हम फ्लैशबैक में कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँच जाते हैं, जहाँ दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अब तक दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों मैजिशियंस मिल्टन के लिए शिल्स का काम करते थे, जहाँ कटर तब मिल्टन का इंजीनियर था, जो उसके लिए मशीन्स डिज़ाइन करता था, और एंजियर की वाइफ जूलिया भी उसके लिए काम करती थी। अब उनकी फेमस ट्रिक होती थी अंडर वाटर एस्केप, जिसे जूलिया परफॉर्म करती थी। पर बॉर्डन को मिल्टन कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि उसके मुताबिक उसकी ट्रिक्स बहुत ही पुरानी थी और उनमें कुछ भी नया नहीं था। इस दौरान बॉर्डन की मुलाकात सैरा से होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ एक शो के दौरान जूलिया वो एक्ट परफॉर्म करती है, पर वो टैंक से निकल नहीं पाती, क्योंकि बॉर्डन इस बार उसके हाथ की गांठ बदल देता है, जिससे वो उसे खोलने में नाकाम रहती है और डूबकर मर जाती है।
पर्दे के पीछे खड़ा कटर टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो जाती है और जूलिया सबके सामने दम तोड़ देती है। आगे जब फ्यूनरल पे बॉर्डन आता है तो एंजियर उससे पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी, पर बॉर्डन कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं और याद नहीं, और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से दोनों की दुश्मनी की शुरुआत होती है और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। अब समय कुछ आगे निकलता है तो दोनों अपने अपने तरीके से अपनी किस्मत आजमाते हैं। बॉर्डन सैरा से शादी कर लेता है और एक इंजीनियर फैलन को हायर करता है अपने प्रॉप्स बनाने के लिए। अब एक सीन में जब बॉर्डन बुलेट कैच ट्रिक परफॉर्म कर रहा होता है तो एंजियर भेस बदलकर उससे बदला लेने के लिए उस गन में असली बुलेट डाल देता है और बॉर्डन पे शूट कर देता है, जिससे उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ कटर एंजियर से मिलकर एक थिएटर किराए पे लेता है और ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए एक असिस्टेंट ओलिविया भी रखते हैं। अब एक शो के दौरान एक ट्रिक करते हुए बॉर्डन वहां भेस बदल कर आ जाता है और एंजियर की ट्रिक बर्बाद कर देता है, जिससे एक दर्शक का हाथ घायल हो जाता है और थिएटर का मालिक उनके साथ बुकिंग कैंसिल कर देता है। अब आगे बॉर्डन एक नई ट्रिक के साथ वापस आता है जिसका नाम द ट्रांसपोर्टेड मैन होता है। इस एक्ट के तहत वो स्टेज पे पड़ी एक कैबिनेट में जाता और पलक झपकते दूसरी कैबिनेट से बाहर आ जाता। दर्शक इसे देखकर उत्साहित होते हैं और उसका शो हाउसफुल रहने लगता है। जब एंजियर को इस बात का पता चलता है तो वो और ओलिविया भी उस शो को देखने जाते हैं और उसकी ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं, पर वो देखकर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो ये सब परफॉर्म करता कैसे है। कटर उन्हें कहता है कि वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करता है, पर ओलिविया और एंजियर बहुत श्योर होते हैं कि जो बॉर्डन एक कैबिनेट में जाता है वही दूसरी कैबिनेट से बाहर आता है। पर अब सवाल ये था कि उसकी एक्ट को टक्कर कैसे दी जाए। अब इस दौरान ओलिविया और एंजियर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो एंजियर उस ट्रिक के साथ अपना एक नया वर्जन लेकर आता है और अपना हमशक्ल ढूंढ लेता है जिसका नाम जेराल्ड रूट होता है। पर उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो एक शराबी होता है, पर वो एक्ट अच्छे से परफॉर्म कर लेता था और धीरे धीरे उनके शो को भी ऑडियंस मिलनी शुरू हो जाती है। पर एंजियर को ये थोड़ा अटपटा सा लगता था क्योंकि एक्ट खत्म होने पर एंजियर स्टेज के नीचे होता था और सारी तालियां रूट को मिलती थीं, जिससे एंजियर थोड़ा नाखुश था। पर कटर उसे समझाता है कि ट्रिक के पहले का उत्साह ही सब कुछ होता है और रूट वो सब नहीं कर पाएगा, तो एंजियर मान जाता है। अब आगे एंजियर किसी भी तरीके बॉर्डन की ट्रिक का पता लगाना चाहता था, तो वो ओलिविया को उसके पास भेजता है ताकि वो उसके राज का पता लगा सके। पर ओलिविया को बॉर्डन से प्यार हो जाता है और वो उसकी असिस्टेंट बन जाती है। ये सोच करके जो आदमी अपने फ़ायदे के लिए अपने प्यार को किसी और के पास भेज सकता है, उसके साथ मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इस बीच बॉर्डन के भड़काने पे रूट एंजियर से पैसे की मांग करता है और एक शो के दौरान बॉर्डन एंजियर का एक्ट खराब कर देता है, जिससे उसकी स्टेज से नीचे गिरने से टांग टूट जाती है और इसी बहाने वो सड़क पार अपने शो की प्रमोशन भी कर जाता है। अब अगले सीन में एंजियर ओलिविया से मिलने आता है, जो ये सोचता था कि ओलिविया सचमुच बॉर्डन से मिल चुकी है, पर अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए वो उसे बॉर्डन की चुराई हुई डायरी देती है। पर वो डायरी कोडेड होती है जिसका कोड सिर्फ बॉर्डन को ही पता होता है। तो एंजियर कटर की मदद से बॉर्डन के इंजीनियर फैलन को अगवा कर लेता है और उससे कोड की डिमांड करता है। पर इस बीच कटर के कंधे पर गोली लग जाती है। अब एक मीटिंग फिक्स होती है और फैलन के बदले बॉर्डन एंजियर को वो कोड दे देता है। जब एंजियर वो कोड देखता है तो उस पर टेस्ला नाम लिखा होता है, जिससे एंजियर ये अनुमान लगाता है कि बॉर्डन के लिए वो मशीन जिससे वो ट्रांसपोर्टेड मैन एक्ट परफॉर्म करता है वो ज़रूर निकोला टेस्ला ने बनाई होगी। तो वो उससे मिलने अमेरिका जाता है और यहाँ वो निकोला टेस्ला को अपने लिए वही मशीन बनाने को कहता है जो उसने बॉर्डन के लिए बनाई थी। पर टेस्ला कहता है कि उसने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई, पर उसके इंसिस्ट करने पे वो मशीन बनाने को मान जाता है। इस बीच होटल में बॉर्डन की डायरी पढ़ते वक्त उसे पता चलता है कि बॉर्डन ने उसे जानबूझकर झूठ बोला था और उसे जानबूझकर टेस्ला के पास अमेरिका भेजा था। तो वो टेस्ला से इस बारे में बात करने जाता है, पर टेस्ला तब तक उसके लिए वो मशीन बना देता है। पर वो मशीन किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करने की बजाय उसका क्लोन बना देती है। अब यहाँ हम स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ जंगल में काफ़ी सारे हैट्स पड़े होते हैं। दरअसल ये वही हैट्स होते हैं जो टेस्ला के एक्सपेरिमेंट के दौरान बन गए थे, जिसका उसे खुद भी पता नहीं होता। जब वो उन हैट्स को मेयर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारे असली वाले हैट्स की हूबहू कॉपी थे और असली वाले और नकली वाले हैट में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल था। उधर दूसरी तरफ सैरा को बॉर्डन पे शक होता है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है
कोई ऐसा सीक्रेट जो उसे बताना नहीं चाहता, जिससे वो थोड़ी परेशान रहने लगी थी। इधर अगले दिन जब एंजियर टेस्ला से मिलने जाता है तो वो देखता है कि टेस्ला का घर जलकर खाक हो चुका था। दरअसल टेस्ला के राइवल थॉमस एल्वा एडिसन के गुंडे उसके घर को आग लगा देते हैं, जिससे टेस्ला को वो शहर छोड़कर जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो एंजियर के लिए होटल में एक मशीन छोड़ जाता है, जिसके साथ एक वार्निंग दी जाती है कि वो उस मशीन को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि ये दुख के सिवाय उसे कुछ नहीं देगी। अब यहाँ प्रेजेंट में वकील ओवेंस बॉर्डन से मिलने आता है, जिसे बॉर्डन अपनी सभी ट्रिक्स देता है पर द प्रेस्टीज पार्ट के बिना, और उससे डील करता है कि उसे प्रेस्टीज तभी मिलेगी जब वो उसकी बेटी को उससे मिलवाएगा। इधर पास्ट में सैरा बॉर्डन की पर्सनैलिटी से दुखी होकर खुद को फांसी लगा लेती है और मर जाती है। अब इसके बाद बॉर्डन ओलिविया से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है, पर ओलिविया को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो उसे छोड़कर चली जाती है। फिर एंजियर दोबारा कटर से मिलकर उस मशीन के साथ एक नया शो लेकर आता है और सब अंधे लोगों को अपना असिस्टेंट रखता है, क्योंकि अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब इस एक्ट के तहत वो इस मशीन में जाकर गायब हो जाता है और फिर 1 सेकंड में स्टेज से दूर वापस आ जाता है। बॉर्डन भी उसका शो देखकर अचंभित रह जाता है कि कैसे एक आदमी स्टेज से गायब होकर 1 सेकंड के अंदर 50 यार्ड का फासला तय कर सकता है। कैसे? वो पशुपेश में पड़ जाता है। वो इसकी डिस्कशन अपने इंजीनियर फैलन से भी करता है, पर उसे इसका आंसर नहीं मिलता, तो वो फिर से एंजियर का शो देखने जाता है। लेकिन इस बार वो चालाकी से स्टेज के नीचे आ जाता है, जहां उसका ट्रैप डोर खुलता था। यहाँ हम मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं, जहां बॉर्डन स्टेज के नीचे उसके राज का पता लगाने जाता है, पर एंजियर के डूबकर मरने से वो खुद उसके कत्ल के इल्ज़ाम में फंस जाता है और उसका जुर्म साबित होने पे उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब आगे लॉर्ड कैडलो का वकील कटर से वो मशीन खरीदने आता है, पर कटर उसे कहता है कि वो मशीन मैं खुद खरीदना चाहता हूँ। दरअसल उसे खरीदने के पीछे उसका मकसद उस मशीन को नष्ट करना था, ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर सके, क्योंकि उसकी सच्चाई बहुत ही भयानक थी। इसके बाद जेल में लॉर्ड कैडलो बॉर्डन से मिलने उसकी बेटी के साथ आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लॉर्ड कैडलो ही एंजियर होता है। पर ऐसा कैसे, जबकि वो मर गया था? तो बॉर्डन भी उसे देखकर शॉक रह जाता है और बॉर्डन उसे अपनी ट्रिक द ट्रांसपोर्टेड मैन का सीक्रेट लिखकर दे देता है, पर एंजियर उसे पढ़े बिना ही फाड़ देता है और उससे कहता है कि वो उससे बेहतर मैजिशियन है, और वहाँ से उसकी बेटी जेस के साथ चला जाता है। अब यहाँ लॉर्ड कैडलो को मिलने कटर आता है, पर जब वो देखता है कि वो जिंदा है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और अपने आप को कोसता है कि एक बेगुनाह को उसकी वजह से सज़ा मिल रही है। पर वो एंजियर के कहने पे टेस्ला की मशीन को उसके थिएटर में प्रेस्टीज मटेरियल के साथ रखवा देता है। इधर जेल में बॉर्डन को फांसी लगा दी जाती है और वो मर जाता है। उधर कटर एंजियर के साथ वो मशीन को उसके थिएटर में रख के चला जाता है। उसके जाने के बाद एक अनजान शख्स वहां आता है और एंजियर को गोली मार देता है। दरअसल वो शख्स बॉर्डन होता है और जिसे फांसी हुई वो उसका जुड़वा भाई था। यहाँ एंजियर को रियलाइज होता है कि वो दोनों जुड़वा भाई वो ट्रांसपोर्टेड मैन ट्रिक परफॉर्म करते थे। जब एक बॉर्डन बनता था तो दूसरा फैलन होता था, और बॉर्डन उसे बताता है कि इस राज को छुपाने के लिए उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा। एक सीन में जब बॉर्डन की उंगलियां बुलेट कैच ट्रिक में कट जाती हैं तो फैलन को भी अपनी उंगलियां काटनी पड़ती हैं ताकि किसी को उन पे शक ना हो। अब चूंकि बॉर्डन सैरा से प्यार करता था और उसका भाई ओलिविया से, तो सैरा को उनकी ट्रिक के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि वो उन्हें कभी समझ ही नहीं पाई। अब यहाँ एंजियर अपना सीक्रेट रिवील करता है कि वो मशीन हर बार उसका क्लोन बनाती थी, पर उसे नहीं पता था कि वो बॉक्स में डूबकर मरने वाला एंजियर बनेगा या तालियां बटोरने वाला प्रेस्टीज। और इस काम को करने के लिए काफ़ी हौसले की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे रोज़ अपने एक्ट को करने के लिए मरना पड़ता था। इतना कहकर वो मर जाता है और उसकी लालटेन गिर जाती है, जिससे थिएटर में आग लग जाती है। इसके बाद बॉर्डन जेस को कटर की वर्कशॉप से ले जाता है और लास्ट सीन में हम जलते हुए थिएटर में काफ़ी सारे पानी के टैंक्स देखते हैं, जिनमें एंजियर की लाशें पड़ी होती हैं, और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। अब ये मूवी देखने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे क्या ओरिजिनल वाला एंजियर जिंदा था या मर गया? क्या सच में निकोला टेस्ला की मशीन काम करती थी या ये भी एंजियर की ट्रिक का कोई हिस्सा था? और क्या बॉर्डन ने भी अपने भाई का क्लोन बनाया था या एक्चुअल में उसका कोई जुड़वा भाई था? क्योंकि एक सीन में हम बॉर्डन के पास भी वैसी ही मशीन देखते हैं जैसी एंजियर के पास थी।
और कटर की वो लास्ट लाइन कि तुम सीक्रेट को ढूंढते हो पर वो तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअली में तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते बल्कि तुम बुद्धू बनना चाहते हो। ये मूवी को कहाँ तक जस्टिफाई करती है, इन सब बातों पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका हर एक पहलू अच्छे से समझा सकूँ, पर अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर बात करें कि क्या असली वाला एंजियर जिंदा था या नहीं, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब वो पहली बार मशीन टेस्ट करता है तो उसका एक क्लोन बन जाता है जो मेंटली और फिजिकली उसकी कॉपी होता है, और उसकी लास्ट मेमोरी के अकॉर्डिंग उसने अपनी सेफ्टी के लिए वो गन रखी होती है जिसे वो क्लोन बनते ही शूट कर देता है। पर जिसे गोली लगती है वो एक्चुअली में ओरिजिनल एंजियर होता है, क्योंकि मरने से पहले वो कहता है नो वेट, आई एम नॉट। दरअसल वो कहना चाहता था कि आई एम नॉट ए क्लोन। और इस बात को मूवी के लास्ट सीन में एंजियर की लाइन जस्टिफाई करती है, जिसमें वो बॉर्डन को कहता है कि उस मशीन में जाने के लिए हौसला लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो द टर्न बनेगा या प्रेस्टीज। मतलब वो कोई भी हो सकता था, वाटर टैंक में गिरकर मरने वाला या स्टेज पे तालियां बटोरने वाला, पर एक एंजियर को तो मरना ही पड़ता था। और इस तरह उसे ये पता होने के बावजूद वो रोज़ मरता था और शो परफॉर्म करता था। अब एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ला की मशीन काम ही नहीं करती थी और एंजियर ने अपने डुप्लीकेट का सहारा लेकर लोगों को चकमा दिया। पर इस थ्योरी में सच्चाई कम लगती है, क्योंकि एंजियर की फिल्म में 3 बार मौत होती है। एक बार जब वो मशीन टेस्ट करता है, दूसरी बार टैंक में डूबकर मरने से जिसकी वजह से बॉर्डन को फांसी होती है, और तीसरी बार बॉर्डन के गोली मारने से। अब अगर एंजियर ने अपने डुप्लीकेट का सहारा लिया होता तो वो 2 बार मरता, जिसका मतलब ये बनता है कि टेस्ला की मशीन काम करती थी और एंजियर ने एक्चुअली में अपने क्लोन बनाए थे। अब एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोग कहते हैं कि बॉर्डन ने भी अपना क्लोन बनाया था, पर यह थ्योरी भी गलत साबित होती है, क्योंकि जो मशीन बॉर्डन यूज़ करता था वो सिर्फ दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए स्पार्क पैदा करती थी, ना कि क्लोन बनाती थी। क्योंकि एक सीन में टेस्ला खुद इस बात की पुष्टि करता है जब वो एंजियर को कहता है कि मैंने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई। और लास्ट में अगर बात करें कटर की क्लोजिंग लाइन की, तो उसमें डायरेक्टर हमें स्पष्ट रूप में ये समझाना चाहता था कि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब हमारे दिमाग में होता है। हम किसी चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और हमेशा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की उम्मीद करते हैं, और इसीलिए सच हमारे सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते और आसानी से बुद्धू बन जाते हैं। दरअसल इस मूवी में डायरेक्टर ने हमें सब कुछ सच ही बताया था, पर हम उसमें कुछ और ढूंढना चाहते थे, पर वो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।